सारथी। G7 समिट के लिए इटली में पीएम मोदी अपुलिया में आज कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। शाम को इटली पीएम के साथ होगा डिनर। कुवैत से केरल लाए जा रहे 45 भारतीयों के शव। कोची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैनात। कुवैत में मरने वालों में 3 यूपी के निवासी। लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। हिमाचल, उत्तराखंड और एमपी के लिए जारी की लिस्ट। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। चुनाव नतीजों को बताया प्रभु राम का न्याय। बोले जो अहंकारी थे उन्हें 241 पर रोका और जो राम विरोधी थे उन्हें 234 पर रुके। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 2 महीनों में दाल की कीमत 10 से 15% बढ़ोतरी। खाने की थाली से गायब हुई दाल। उत्तर भारत में फिर आई झुलसाने वाली गर्मी। 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और एमपी में गर्मी और लू से हाहाकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के इटली दौरे से। नरेंद्र मोदी शुक्रवार को G7 शिखर सम्मेलन के आउटर रीच सेशन में शामिल होने के लिए इटली में अपुलिया पहुंच चुके हैं और वह कई वर्ल्ड लीडरों से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज पीएम के लिए बहुत ही बिजी डे है। वर्ल्ड लीडरों के साथ पीएम की 2 पक्षीय बैठक होने वाली है। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को संबोधित भी करेंगे। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागरीय नमक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कर रही हैं और पोप फ्रांसिस भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी की पोप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है। इसके अलावा बोर्गो इंगिजिया के लग्जरी रिसोर्ट में आयोजित शिखर सम्मेलन के मौके पर वर्ल्ड लीडरों के साथ कई बैठक होना तय हुई है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं वर्ल्ड लीडरों से आज मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें जब की है जब वो आज इटली पहुंचे हैं। वहां पर कई सम्मेलनों में शामिल होंगे। वर्ल्ड लीडरों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई वर्ल्ड लीडरों से चर्चा करेंगे। आउटरीच सेशन को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अगर बात की जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। पहले ये तीसरे कार्यकाल का जो एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री अपने पद पर तीसरी बार काबिज हुए हैं, उसको लेकर इटली जा रहे हैं और जिस तरीके से इटली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कई देशों के प्रमुखों से वो द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज इटली पहुंच गए हैं। इटली हवाई अड्डे पर, ब्रिटिश हवाई अड्डे पर जब उतरने के बाद वहां पर उनको इटली के प्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया।
इसके बाद आपको बता दें कि आज इटली में G7 शिखर सम्मेलन होना है। इसमें 7 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां पर जी शिखर सम्मेलन में चर्चा करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था किस तरह से कायम रहे, व्यापारिक सौदे सभी देशों के बीच कैसे चले, और जो आपसी देशों के बीच में विवाद पैदा होते हैं उनको किस तरह सुलझाया जाए। खासकर इस बार यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा युद्ध ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद गाजा में जो विवाद चल रहा है, गाजा पट्टी का, उस पर रहेगा। इन दोनों जगह संघर्ष विराम की स्थिति को कायम करने के लिए 7 देश यानी G7 शिखर सम्मेलन में जो शामिल हो रहे हैं देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष इस पर चर्चा करेंगे और कोई बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचने के बाद जो पहुंचेंगे तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इटली और भारत के बीच जो व्यापारिक सौदे हैं, दोनों के बीच जो रिश्ते हैं, उनको कैसे अच्छे बेहतर बनाया जा सके, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग की भावना के साथ खड़े रहे, इन तमाम चीजों को लेकर भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की तरफ से वहां के इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी बैठक हो सकती है। द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। उस पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, यूक्रेन रशिया के बीच चल रहा युद्ध और गाजा पट्टी में जो संघर्ष विराम नहीं कायम हो पा रहा है, उसको लेकर भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। और व्यापारिक संबंध जो दोनों देशों के बीच है, उन तमाम चीजों को लेकर आज बैठक होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहिए आप हमारे साथ। आपसे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे। अखिलेश, तो फिलहाल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटर री सेशन को भी संबोधित करेंगे। कुवैत में हुए आग हादसे में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट कोची के लिए रवाना हो गया है। शवों के साथ राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी हैं, जिन्होंने शवों के जल्द देश लाने के लिए कुवैत के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह एयरक्राफ्ट में सवार हैं। अधिकारियों ने 48 शवों की पहचान की है, जिनमें से 45 भारतीय और 3 नागरिक फिलीपींस के हैं। एक शव की पहचान करने के लिए प्रयास अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश भारतीय पीड़ित केरल से हैं। 3 लोग यूपी के रहने वाले थे, जिनमें 1 वाराणसी और 2 गोरखपुर के रहने वाले थे। कोची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, जहां पर से शवों को उनके घरों के लिए पहुंचाया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 45 भारतीयों की जलकर मौत होती है। कीर्तिवर्धन सिंह अपना जिस दिन MOS का चार्ज लेते हैं, उसके अगले ही दिन उन्हें निकलना पड़ता है कुवैत और जाते हैं। 48 शवों को पहचानते हैं, इसमें 3 नागरिक फिलीपींस के हैं। यूपी के भी 4 लोग हैं और सबसे ज़्यादा अधिक जो लोग हैं वो केरल के हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नीतियों का फ़ायदा मिला है, वरना और एक बहुत बड़ी घटना को कम से कम लोगों को शव भारत आ रहे हैं जो हादसे का शिकार हुए। बिल्कुल, कुवैत में जो अग्निकांड हुआ है उसमें 45 भारतीयों की जान गई है। इन 45 भारतीयों को सब लेकर विशेष विमान आज कोच्चि हवाई अड्डे पहुंच रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से राज्य विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा गया था। उन्होंने वहां घायलों को हालचाल भी लिया, उसके साथ ही उन सबों को लेकर भारत वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कोच्चि हवाई अड्डा पर जब विशेष विमान इन सबों को लेकर उतरेगा तो वहां पर इन सबों को उनके स्थानों तक पहुंचाने के लिए जो सरकार, वहां की तमिलनाडु सरकार है, उसने पूरी व्यवस्था की है। और वहां के जो राज्य मंत्री हैं के राजन, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी सारी व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही वहां के DIG और पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सभी हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। और जब चूंकि राज्य मंत्री वहां पर के राजन भी मौजूद हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाओं के साथ जो कोच्चि विशेष विमान उतरेगा, जो कुवैत से 45 शवों को लेकर आ रहा है, उसके बाद उन सबों को उनके स्थानों तक पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था की गई।
तो जो वाहनों के द्वारा उनके शवों को पहुंचाया जाएगा, और उनके जो परिजन वहां पर पहुंचे हैं उनको व्यवस्था की गई है कि वो शवों के साथ कैसे अपने घरों तक पहुंचेंगे और सब लेकर वो लोग जाएंगे। तो इस तरह से इस बड़े अग्निकांड में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम भारत के सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं ने इस बड़े अग्निकांड में दुख जताया था और उन पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की, और सभी ने कहा था ये अग्निकांड बेहद खतरनाक है, इससे भारतीय लोगों की जो जान गई है वो 45 सब जो भारत रात पहुंच रहे हैं, तो सभी उसके लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जी विशाल। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। 45 भारतीयों का शव पहुंच रहे हैं कोची। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान आया है। बीजेपी कांग्रेस पर इंद्रेश कुमार का हमला है। जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी हैं वह 224 पर रुक गए। जिन्होंने राम की भक्ति की उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। जो शक्ति मिलनी चाहिए थी भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दी। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें किसी को सत्ता नहीं थी। जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो भगवान राम ने रोक दी। अहंकार को लेकर बात की है, बीजेपी के बहुमत को लेकर बोले हैं। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है अखिलेश जी जब इंद्रेश कुमार ने ऐसा कोई बयान दिया हो। लगातार वो कभी कभी ज़रूर वो आरएसएस के मुस्लिम मंच को चलाते नज़र आ रहे हों, लेकिन जो उनके बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफायर वाले होते हैं। उन्होंने कहा जो राम की भक्ति करते करते अहंकारी हो गए उन्हें 241 पे रोक दिया, जो राम विरोधी थे उनको 234 पे रोक दिया। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरएसएस नेता और आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का लगातार कई बार ऐसे बयान आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को करीब करवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों भी डाल देते हैं। इतना ही नहीं, वो विपक्ष को मौका भी बोलने का देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो सके। इंद्रेश कुमार ने एक बार फिर वैसा ही बयान दिया जैसा वो पहले भी देते चले आए। इंद्रेश कुमार ने इस बार कहा कि जो राम की पूजा पाठ में लीन थे और वो धीरे धीरे अहंकारी हो गए। अगर अहंकारी ना होते तो उनको राम की शक्ति आती, और जब राम की शक्ति इसलिए नहीं आई कि वो अहंकार धारण कर लिए थे, इसलिए उनको राम ने 241 सीटों पर रोक दिया। और जो राम के विरोधी थे और जो राम का विरोध करते थे उनको राम ने 234 सीटों पर रोक दिया। इस तरह से उन्होंने कहा कि सत्ता विरोधी या फिर जो राम विरोधी हैं उन लोगों को, यानी सीधे कह सकते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी या इंडिया गठबंधन की बात कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन को उन्होंने जय श्री राम का विरोधी, श्री भगवान राम का विरोधी माना। और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को राम का विरोधी तो नहीं कहा, राम का अनुयायी जरूर बताया, लेकिन कहा कि उनकी पूजा पाठ के बाद उनके अंदर ऐसा अहंकार पनपा जिसके वजह से श्री राम खुश नहीं थे और उनको 241 सीट पर ही रोक दिया, और जो विरोध कर रहे थे उनको 234 सीटों पर रोक दिया। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी सीधे तौर कह सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर निशाना साधने की ओर दिख रहा है कि इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता हैं। उन्होंने खुलकर इन दो नेताओं को नाम तो नहीं लिया, लेकिन लेता ऐसा ही है कि वो इन दोनों नेताओं पर हमला बोलते नजर आए, उन दोनों लोगों को कटघरे में खड़े करते नजर आए कि आखिरकार उनके लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं के अंदर ऐसा घमंड पनप गया था जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों तक सिमट गई। तो शायद लगता है कि इंद्रेश कुमार का कहने का मतलब और उनका इशारा इसी ओर होगा। बाकी तो इंद्रेश कुमार ही समझ सकते हैं या वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा और किसको अहंकारी और किसको श्री राम विरोधी बताया। नाम खैर उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन उनके बयानबाजी से, उनके शब्दों के वाण से ये जरूर क्लियर हो जाता है कि कहीं भाजपा के बड़े नेता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम तेजस्वी यादव, तमाम और ममता बनर्जी, ऐसे तमाम नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के, उनके तरफ भी इशारा हो सकता है। विशाल जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी। तो जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रुक गए और जो राम की भक्ति करते करते अहंकार में आए उन्हें मात्र 241 सीटें मिली हैं। ये लोकसभा नतीजे आने के बाद इंद्रेश कुमार ने कहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा उपचुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। हिमाचल, उत्तराखंड और एमपी होने से उपचुनाव। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 13 विधानसभा सीटों में 10 जुलाई को वोटिंग। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी ने 24 के चुनाव को देखा है, किस तरीके से चीज़ों को कहाँ कहाँ गलती हुई है, वो मुझे लगता है उन्हें कम करने की या उन्हें सुधारने का मौका है ये है उपचुनाव से ही। सीट भले जीत गए हों लेकिन कई जगह वोट परसेंटेज कम हो गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही फिर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। अब देखते हैं कि 3 राज्यों में निर्वाचन आयोग जो उपचुनाव कराने जा रहा है, इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। इन तीनों चीजों की 13 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होना है। तीनों विधानसभा चुनाव में 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को मतगणना होगी। यानी कह सकते हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस यहाँ पर दमदारी से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई। जो तीनों राज्यों में उपचुनाव 13 सीटों पर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के सामने खड़े थे, अगर वहां पर उनसे कोई कमी रही तो इन 13 सीटों पर उपचुनाव 3 राज्यों में होने जा रहा है, वहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि अब कोई गलती हो, इन 13 सीटों को जीतने में कोई हो। तो लिहाजा ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इन 13 सीटों के उपचुनाव में अपनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और दमदारी के साथ ही इन 13 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा भी करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि 13 सीटों जो 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की 13 सीटों को जो उपचुनाव विधानसभा के लिए होगा, उसकी 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो उस दिन देखना होगा कि कौन कितनी सीटें जीतने में कामयाब होता है। जी बिल्कुल। एक और ये भी अहम बात होगी कि जिस तरीके से जो एक नरेटिव सेट कर दिया गया था कि भाई उपचुनाव पर बीजेपी ध्यान नहीं देती है, वो नरेटिव भी टूटेगा। एक भ्रम लोगों के अंदर, मन में, पार्टियों में ये लगता है कि वो ज़्यादा उन पर विचार नहीं करती, तभी विपक्षी दलों को फायदा मिलता है उपचुनाव में। देखिए, बता दें कि उपचुनाव में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए उस तरह से अपने सामने नहीं आती हैं। कुछ पार्टी ऐसी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसको इस लिहाज से कहा जाता है कि वो हर समय चुनावी मोड में रहती हैं। बेशक वो काफी राज्यों में, वो काफी उपचुनाव में चुनाव हारते हैं, लेकिन इस तरह से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और वो चुनाव बड़ी दमदारी से लड़ती भी है, जो दमदारी से,
लेकिन फिर भी कई ऐसे चुनाव हैं जहां उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारती है। कांग्रेस तो हारती ही हारती है और समाजवादी पार्टी को भी कई जगह नुकसान उठाना पड़ता है। मगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने टक्कर है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने टक्कर है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है। हाँ, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी एंट्री मारती है, समाजवादी पार्टी भी एंट्री मारती है और बहुजन समाज पार्टी भी एंट्री मारती है। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी एंट्री मारती है, वहां पर वो भी सीट कई कैंडिडेट कई बार उतारती है, वहां पर उनके कैंडिडेट भी जीतते हैं, समाजवादी पार्टी के भी मध्य प्रदेश में कैंडिडेट जीतते हैं। तो ये देखना होगा कि जो मध्य प्रदेश की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगे, क्या वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट उतारेगी। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों कैंडिडेट उतारते, वो उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। लेकिन ये तय है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर होगी इस साल। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ अखिलेश। अभी और भी आपसे खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में एक्टिव हुई है बीजेपी। लोकसभा में खबर दिल्ली से है। चांदनी चौक के नई सड़क में आग का तांडव, 60 से अधिक दुकानों में भीषण आग में जलकर स्वाहा। वक्त रहते इलाके खाली करने का बड़ा हादसा टला। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अभी भी रह रहकर कई दुकानों में सुलग रही है आग। धुएं से आसपास के इलाकों में हो रही है मुश्किलें। सकरी गली होने की वजह से दमकल कर्मियों के छूटे पसीने। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और इसी खबर पर अखिलेश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, चांदनी चौक में बड़ा हादसा हुआ, 60 दुकानें लगभग आग की जद में आई और करोड़ों का नुकसान हुआ। विशाल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली का चांदनी चौक एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर भीड़भाड़ वाला इलाका भी कहा जाता है और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए लोग भारी संख्या में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर आग लगी और आग लगने के बाद फायर विभाग को काफी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ते हैं वो पतले हैं। मेन जो नई सड़क है वहां पर तो चौड़ी सड़क कही जा सकती, बाकी उससे जितनी भी छोटी छोटी सड़कें रखी उसमें भी पूरी मार्केट है। और जब आग लगी तो एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, इस तरह से आग पकड़ती चली गई। और फायर विभाग ने आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाई जितना समय रहते उसको कामयाब हो पाना चाहिए। इसकी सीधी सी वजह फायर विभाग नहीं है, वहां की सकरी गलियां हैं, रास्ता कम होना है, बड़ी बड़ी फायर विभाग की गाड़ियों को वहां पहुंच नहीं पाना है, पाइप से पानी वहां तक ले जाना और वहां तक गाड़ियों की दूरी पर खड़े करना। तो इस लिहाज से आग को बुझाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा। थोड़े वक्त की वजह से ज्यादा दुकानें यानी करीब 60 दुकानें इसकी आग की चपेट में आई। हालांकि बाकी दुकानों को खाली करा लिया गया था, जिससे सामान और किसी जान माल का नुकसान उतना नहीं हुआ। लेकिन जो 60 दुकानें थी वो जलकर राख हुई हैं, उनमें काफी हद तक नुकसान भी हुआ। जो दिल्ली के अग्निशमन अधिकारी हैं आर के यादव, उनके तरफ से बताया गया है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कुछ जगह आग अभी धधक रही है, वहां से धुआं निकल रहा है। उसकी वजह उन्होंने बताया कि कई जगह पर पीओपी लगी थी, कई जगह से छत का प्लास्टर नीचे गिरा है, कई जगह छत का प्लास्टर छूट के और छतें भी गिरी हैं, उसके वजह से उनके नीचे आग दबी हुई है। वो अभी आग नहीं बुझाई जा सकी है, अभी वहां पर से धुआं निकल रहा है, आग धधक रही, उसको बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। अब आगे दुकानों के
तक आग नहीं बढ़ रही है, पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बुझाने का जो सिलसिला है वो अभी जारी है, क्योंकि छतें गिरने से, पीओपी गिरने से, प्लास्टर गिरने से उसके नीचे में काफी आग दब गई थी, जिसका बुझाने का काम चल रहा है और इसीलिए धुआं अब तक वहां से आ रहा है। फिलहाल वहां ये बताया जा रहा है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते व्यापारी काफी परेशान है। विशाल जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। तो चांदनी चौक में जिस तरीके से 60 दुकानों को आग ने अपनी जद में लिया, चांदनी चौक की नई सड़क की ये तस्वीरें हैं जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको बताएं, नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नीट परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन, नीट परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली से खबर, नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नीट परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। दिल्ली से खबर, नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से नीट का जो मामला है, कल उसमें एक बड़ा फैसला आता है, 1563 बच्चों को लगभग फिर से पेपर, जिनके ग्रेस मार्क्स थे उनको फिर से पेपर देने के लिए कहा जाता है और 30 जून से पहले एनटीए कहता है कि उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है, आज किन किन कौन कौन सी याचिकाएं लगी और किन किन पर फैसला आना है? नीट परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल जारी है। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा यूजी के लेकर लगातार संघर्ष विराम सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। छात्र हैं, सामाजिक संगठन है, कोचिंग संस्थान है, ये सब इन परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली हो, कोलकाता हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, सब जगह इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल गई हैं, उन तीनों याचिकाओं को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तीनों याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होगी। इन तीनों याचिकाओं में मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है, इसकी वजह से नीट परीक्षा को निरस्त किया जाए और पूरी परीक्षा को एक बार फिर से कराया जाए। इसके साथ ही जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उस प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज इन मुद्दों को लेकर सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो सुनवाई की थी उसमें कहा था कि नीट परीक्षा में जो कॉपी चेकिंग के दौरान बच्चों को अंक मार्क्स दिए गए, उनमें ग्रेस मार्क की जो सुविधा की गई है, उन ग्रेस मार्क को निरस्त किया जाए। उन जो बच्चे अपने ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और नहीं जो ग्रेस मार्क पाए हुए बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित की जाए, उसकी अधिसूचना कल ही जारी करने के लिए कहा था, जारी की जाए और परीक्षा 23 जून को कराई जाए और 30 जून को ही इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। जो बच्चे इस ग्रेस मार्क पाए हुए हैं वो अगर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो परीक्षा में फिर से शामिल होंगे, तो उनके जो मार्क्स आएंगे उनको माना जाएगा। अगर जो बच्चे इस ग्रेस परीक्षा में जो दोबारा होने जा रही करीब 1563 बच्चे के आसपास बताया जा रहा है, करीब 1500 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क पाए, उनकी परीक्षा को कहा कि दोबारा कराइए और उनको लेकर ये परीक्षा आयोजित की। तो अब सवाल उठता है कि परीक्षा ग्रेस मार्क वालों के लिए तो दोबारा होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, उन 3 याचिकाओं में जो परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई है, काउंसलिंग की रोकने की प्रक्रिया को जो मांग की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या आदेश करता है और क्या सुनवाई करता है। जी बिल्कुल, देखना होगा, आप इस पर नजर बनाए रखिए। अभी आपसे और भी खबरों पर हम जानकारी लेंगे। फिलहाल नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अलग अलग याचिकाओं पर आज कुछ फैसला आ सकता है। दिल्ली से खबर है, पराग ने भी दूध के दामों में इजाफा किया है। पराग गोल्ड का 1 लीटर का पैकेट 68 रुपए का हुआ, अब 66 रुपए के बजाय 68 रुपए का मिलेगा। पराग टोन
के लिए 54 नहीं 56 रुपए देने होंगे। बढ़ी हुई दर आज शाम से लागू हो जाएंगी। पराग गोल्ड का 1 लीटर का पैकेट 68 रुपए का हुआ, अब 66 के बजाय 68 का मिलेगा। और इसी खबर पर अखिलेश सिंह दिल्ली से बने हुए हमारे विशेष संवाददाता। महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले अमूल दूध, फिर मदर डेयरी और अब पराग ने भी इसमें ऐसे कहते हैं कि महंगाई की आग में दाम बढ़ाकर घी डाला है। अखिलेश जी। बिल्कुल, देश की जनता पर महंगाई की मार लगातार खत्म होने की कगार पहुंच रहा था, तो जनता को फिर महंगाई की मार जरूर पड़ेगी और वैसा ही देखने को मिला। हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव जो खत्म हुआ था तो सबसे पहले अमूल ने अपने 2 रुपए बढ़ाए थे और पहली मार वो पड़ी। दूसरी मार टोल पर पड़ी थी, 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया था। जो यात्री सड़कों से गुजरते थे अपने वाहन लेकर, उनको टोल पर 5% अधिक टोल देना पड़ रहा था। अब तीसरी मार के तौर पर देखा जाए तो अमूल के बाद अब पराग दूध की मार भी पड़ने लगी है। आज से शाम से जो पराग के दूध पर 2 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है। चाहे वो आपको फुल क्रीम वाला दूध का पैकेट 1 केजी का हो, उस पर 2 रुपए बढ़ाएंगे। वो अब 66 रुपए के बजाय 68 रुपए में मिला करेगा। और उसके साथ ही आपको जो पराग का टोट दूध आता है, यानी बिना क्रीम वाला दूध आता है, वो उस पर भी 2 रुपए बढ़ाएंगे। वो अब 54 रुपए के बजाय 56 रुपए में मिला करेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि जो महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ रही, और ये उम्मीद यहीं तक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके आगे भी महंगाई की मार जनता पर पड़ना तय है। अभी डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, महंगाई जो खाने वाले सामान, खाद्य पदार्थ हैं, उन पर बढ़ेगा। तो ये तय है कि महंगाई की मार अभी और बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये महंगाई की मार बढ़ना तय थी, लेकिन इस महंगाई की मार को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक साथ अगर इस महंगाई की मार को जनता पर डाला जाएगा तो जनता की ज्यादा विरोध प्रदर्शन और उस तरह से विरोध सरकार के खिलाफ नजर आएगा। तो सरकार बहुत ही धीरे धीरे सतत प्रयास से कह सकते हैं इसको कि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की मार एक एक करके बढ़ाएगी, ताकि एकदम बोझ ना पड़े जनता पर और जनता भी उसको धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता भी अपने अंदर पैदा कर ले। तो इसी लिहाज से देखा जा सकता है कि महंगाई की मार आगे और भी पड़ना तय है। पराग पर पड़ चुकी है, मामूल पर पड़ चुकी है, पराग पर आज शाम से पड़नी जा रही है और टोल टैक्स भी बढ़ चुका है। विशाल। बिल्कुल, अब ये देखना होगा ये कहां पर जाकर रुकती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार जो महंगाई का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। पराग गोल्ड का 1 लीटर का पैकेट 68 रुपए का हो गया है। खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर डोईवाला से आ रही है। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे शिरकत। बीजेपी सैकड़ों कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। सिंचाई नहर हेड का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांसद रावत और विधायक भी साथ में रहेंगे मौजूद। जल संरक्षण और संवर्धन के तहत होगा कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण वेरेला भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सैकड़ों कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग होंगे शामिल।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजकुमार अग्रवाल डोईवाला समय संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ पर, और कई दिन काफ़ी लंबे समय से इस जो हेड की मांग भी की जा रही थी। कालूवाला जल उत्सव के तहत इसका उद्घाटन आज होने जल संरक्षण और संवर्धन का। राजकुमार देखिए, एक बड़ी योजना है जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करने जा रहे हैं। कुछ देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसमें हरिद्वार के जो सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो भाग लेंगे। डोईवाला के विधायक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पानी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, तो उसी को देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम है जल उत्सव के तहत मनाया जा रहा है। इसमें जल संरक्षण और संवर्धन पर एक गोष्ठी भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो नहर का निर्माण हुआ है करोड़ों की लागत से, उसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हुआ। लोगों में उत्साह इस बात को लेकर है कि कालूवाला जो सिद्ध है वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा सांसद पहुंचेंगे और भी तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और पहले कालू सिद्ध मंदिर में सीखेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद जो है लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम भी है और किसानों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि नहर हेड के निर्माण की जो डिमांड है काफी लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार कृषि भूमि भी घट रही थी पानी की समस्या के कारण। तो अब कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात मिलेगी। और क्योंकि नहर में अब कहा जा रहा है कि 12 महीने 24 घंटे पानी मिलेगा, तो बहुत ज्यादा राहत किसानों को मिलेगी। वो अपनी फसलों को कहीं ना कहीं बचा पाएंगे और लोग जो खेती से मुंह मोड़ चुके थे वो खेती की तरफ फिर से आकर्षित होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे पूरी जानकारी देने के लिए राजकुमार आपका। डीएम देहरादून, एसएसपी देहरादून साथ में मौजूद रहेंगे। सिंचाई नहर हेड का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 2 महीनों में दाल की कीमतों में भारी उछाल। दाल की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी। 2 महीनों में दाल की कीमतों पर फिर से उछाल। दाल की कीमतों में 10 से 15% बढ़ोतरी हुई। लोगों की खाने की थाली से गायब हो रही दाल। दो महीनों में दाल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, कान्हा गौशाला में हुई गायों की मौत का मामला। अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर हुए सख्त। अमरोहा से खबर, जहां पर गौशाला में गाय की मौत के मामले पर अमरोहा सांसद कंवर सिंह तंवर सख्त हुए। डीएम अमरोहा और एसडीएम को ईओ को हटाने की सिफारिश की है। डीएम ने एसडीएम और ईओ को हटाने का आदेश जारी किया। अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर हुए सख्त। सुनीता कुमारी और हसनपुर एसडीएम बनाई गई।
सांसद अपने निजी खर्चे से कराएंगे गौशाला का निर्माण। कान्हा गौशाला में हुई गायों की मौत का मामला। सांसद अपने निजी खर्चे से गौशाला में लगवाएंगे कूलर। डीएम अमरोहा को एसडीएम ईओ हटाने के दिए निर्देश। खबर झांसी से, जहां नवाबाबाद थाना इलाके में बजरंग चौकी क्षेत्र के अंतर्गत दो भाइयों के बीच मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ बदतमीजी की गई। महोबा की पुलिस महकमे में तैनात सिपाही सुरेंद्र यादव उसके भाई योगेंद्र यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने पहुंचने पर दोनों ने एक राय होकर लाइसेंसी बंदूक से फायर किया और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद में थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत बजरंग कॉलोनी चौकी है। उस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग का सूचना दिया गया था 11:40 पे। उस सूचना के आधार पर पीआरवी मौके पर पहुंच गई थी। सगे दो भाई अपना मकान के अंदर मकान को विवाद को लेकर लड़ाई कर रहे थे। उन लोगों को अलग कर रहे थे, तब दोनों भाई एक होकर जो पीआरवी कर्मी के ऊपर हमला करना शुरू किया। अपना जो लाइसेंसी रिवॉल्वर राइफल है उसको लेके उनका मकान के पीछे जो पूरा जंगल है उसमें छुप गया था। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन करते समय पुलिस को ऊपर फायरिंग किया था, जानलेवा हमला कर रहा था। जवाबी फायरिंग में उनको गोली लगी है। अभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको लखनऊ कुछ दिन पहले ही अमूल पराग गोल्ड 1 लीटर दूध में 2 रुपए की पर लखनऊ से खबर, आज से 2 रुपए महंगा हुआ पराग का दूध। कुछ दिन पहले ही अमूल दूध 2 रुपए किया था महंगा। पराग गोल्ड 1 लीटर दूध 66 की बजाय 68 रुपए का मिलेगा। पराग टोन 1 लीटर दूध 54 की बजाय 56 का मिलेगा। लखनऊ से खबर, आज से 2 रुपए महंगा हुआ पराग का दूध। कुछ दिन पहले ही अमूल दूध 2 रुपए किया था महंगा। पराग गोल्ड 1 लीटर दूध 66 की बजाय 68 रुपए का मिलेगा। पराग टोन दूध अब 1 लीटर दूध 54 की जगह 56 रुपए का मिलेगा। लखनऊ से खबर, आज से 2 रुपए महंगा हुआ पराग का दूध।